आइए हुआ तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित होते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग ने गोलीय दर्पण पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण का निर्माण होता है। जैसे ये दिखता है, ये वास्तव में दर्पण नहीं है, एक तावा के समान दर्पण होता है। उस तावा को अगर पलट कर दिया जाए तो उत्तल, और जैसे रहता है वैसे ही रखे तो अवतल होता है। इसके बाद हम लोग उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे कि सबसे पहला पॉइंट है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। इसका जो संकेत होता है इसको दर्शाया जाता है बड़ा वाला पी से। ये ध्रुव होता क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण हो, जैसे देखिए आपके सामने यहाँ दो गोलीय दर्पण दिख रहा है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये दो गोलीय दर्पण होते हैं। वास्तव में गोलीय दर्पण बताए थे ना, एक तावा के समान। तो उस तावा के जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, जहां सबसे ज्यादा गड्ढा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव। यानी ये गोलीय दर्पण अगर इसको मान रहे हैं तो इसका सबसे बीच वाला पॉइंट, इसको एक रेखा ना समझिए, इसको इस प्रकार से एक दर्पण समझिए। ऐसा इसका सतह है, इसका जो टॉप पॉइंट है, ये वाला पॉइंट टॉप, ये सबसे पॉइंट जो है यही कहलाता है ध्रुव। इसको सामने से ऐसे हम लोग देख रहे हैं तो ये सिर्फ कर्व वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और उसको दिखाना होगा हमको तो इसके मध्य बिंदु जो ये है, इसी को क्या कहते हैं ध्रुव, और इसको दर्शाते हैं पी से। ये उत्तल में हो गया। ऐसा ही अवतल दर्पण में आए तो इसके भी मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे ध्रुव। परावर्तक सतह किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का सतह, जिस पर प्रकाश के किरण पड़ने के बाद टकरा कर वापस चली जाती है, उसी सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। मतलब वैसा सतह जिस पर प्रकाश के किरण पड़े और टकरा कर फिर इधर चली जाए, मतलब जिस सतह से परावर्तन की घटनाएं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। तो जो परावर्तिक सतह होता है उसी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वह ध्रुव कहते हैं। अब इसमें जो आगे है इसका नेक्स्ट पॉइंट, वो 2 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। वह इसमें लिखा है कि वक्रता केंद्र, हेडिंग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो सिंबल है इसको दर्शाया जाता है बड़ा वाला सी से ही दर्शाया जाता है इसको भी। और ये वक्रता केंद्र होता क्या है इसको जानते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण हम लोग एक कांच के गोला को काट कर बनाए थे, तो जिस कांच के गोला से काट करके उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बनता है, तो वो कांच का जो गोला होता है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, उसी के केंद्र को ही कहते हैं इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अच्छा, खाली केंद्र क्यों नहीं कहते हैं, वक्रता केंद्र क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक उत्तल दर्पण बना लिए, एक और दर्पण बना लेते हैं अवतल दर्पण। इसकी जो सतह है वो ये क्या है, वक्र है, ये एक वक्र का हिस्सा है, ये वक्र है। इसी वक्र का जो केंद्र मिलेगा उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ये उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, ये दोनों दर्पण बना कैसे है, तो हम एक कांच का गोला लिए थे, देखिए इस प्रकार का, कि जो गोला है इस गोला का केंद्र होगा उसको हम सी से दिखाएंगे। केंद्र से लेकर सतह तक की जो दूरी होगी जिसको त्रिज्या कहेंगे, इसको आर से दिखाएंगे। इधर भी केंद्र से लेकर सतह तक की जो दूरी होगी उसको त्रिज्या कहेंगे, आर से दिखाएंगे। इस गोला को बीच से हम काट दिए थे, वो ऐसे बीच से काटने के बाद 2 हिस्सों में बांटे थे। एक हिस्सा जिससे ये उत्तल दर्पण बना, एक इधर वाला हिस्सा जिससे अवतल दर्पण बना। तो ये उत्तल दर्पण चाहे इस अवतल दर्पण, इसी गोला का ना भाग है, ये कटा हुआ हिस्सा है। तो जो इस गोला का केंद्र है वही इस दोनों दर्पण का भी केंद्र हो जाएगा। तो कहें तो जो इसका केंद्र सी है वही इसका भी केंद्र सी हो जाएगा, और इसका भी केंद्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको हम सी से दर्शाएंगे। तो जो दर्पण होता है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये बनते कैसे हैं, तो इन गोला को काट करके, इन गोला का जो केंद्र होता है ना, वही केंद्र इनका भी केंद्र होगा।
और इधर केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वक्र है ना, ये तो पूरा गोला है नहीं, इसको गोला नहीं कह सकते, पूरा एक वक्र है। इस वक्र के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। देखिए इसको आगे अगर हम डैश डैश से आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो ये पूरा गोला बनेगा जो पहले था, तो उसी गोला के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका जो सिंबल होता है बड़ा वाला आर, इसको दर्शाया जाता है बड़ा वाला आर से। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसको जानेंगे, जो तीसरा पॉइंट है हम लोग का। इसके पहले जाने ध्रुव, ध्रुव के बाद जाने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद जानने वाले हैं वक्रता त्रिज्या। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि एक गोलीय दर्पण यहां बना रहे हैं, देखिए ये एक गोलीय दर्पण हो जाएगा, एक सेकेंड, गोलीय दर्पण हाँ देखिए यहां पर एक गोलीय दर्पण बना लिए, ये एक उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, इसमें जो यहां पर बिंदु है मध्य बिंदु, इसको ध्रुव कहेंगे। ये एक गोला का जो केंद्र था वही इसका वक्रता केंद्र होगा। एक और बना लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अवतल दर्पण है, इसमें भी ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। तो ये ध्रुव P से लेकर के वक्रता केंद्र C तक के दूरी कह दे तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां से आपको दिखाना चाहते हैं हम इस इमेज में, देखिए ये जो वक्रता केंद्र है C और यहां से लेके सतह तक की दूरी न त्रिज्या कहलाती है। तो जो इस गोला की त्रिज्या होगी यही इसमें भी त्रिज्या का काम करेगी। तो यहां से हम एक दूरी खींच लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी दूरी को क्या कहते हैं, वह वक्रता त्रिज्या। इसमें भी इस दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, आर से। यहां भी वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, आर से। तो देखिए ये केंद्र हो गया और ये सतह हो गया, यहां से लेकर के ये दूरी क्या कहलाई जाएगी, वक्रता त्रिज्या। ये भी केंद्र हो गया, इस केंद्र से लेकर के ध्रुव यानी चाहे वक्र की सतह तक की दूरी क्या कहलाई जाएगी, वक्रता त्रिज्या। मतलब जो गोला होता है ना, गोला के ही केंद्र उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण का केंद्र कहलाएगा। गोला के ही त्रिज्या उत्तल दर्पण की त्रिज्या या उत्तल दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पूरा गोला नहीं है, एक वक्र सतह, इसलिए वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र बोला जा रहा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह प्रधान अक्ष, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको बड़ा वाला एक्स से दर्शाया जाता है प्रधान अक्ष को। प्रधान अक्ष होता है क्या, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। लिखा है ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सरल रेखा PC को गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष को एक और नाम से जानते हैं, वो हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं एक दर्पण। देखिए ये एक दर्पण हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण है। एक और यहाँ पर दर्पण बना लेना चाहते हैं, चाहे देखिए इसी में पहले ये एक सेकेंड, ये उत्तल दर्पण है, इसमें ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है। तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से जाने वाली सरल रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। यानी जो ये ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है यही हो जाएगी इस उत्तल दर्पण के लिए प्रधान अक्ष। एक और दर्पण बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, इसमें ध्रुव P ये है, वक्रता केंद्र C ये है। इससे भी जाने वाली ये सरल रेखा जिसको हम PC कह सकते हैं, यहाँ देखिए PC, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं, मुख्य अक्ष। इसको किससे दर्शाते हैं वह, तो बड़ा वाला एक्स से। ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष इधर की ओर जितना चाहे ले जा सकते हैं, इधर की ओर भी जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधान अक्ष इसमें भी आगे बढ़ सकता है, इसमें भी आगे बढ़ सकता है।
इसको किससे दर्शाया जाता है, तो एक्स से। प्रधान अक्ष को किससे दर्शाएंगे, एक्स से। बड़ा सिंपल है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से जो सरल रेखा गुजरती है, सीधी रेखा जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। और ध्रुव हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वक्रता केंद्र C भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट का जो टॉपिक है देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक है वह फोकस। हिंदी में भी फोकस कहते हैं, अंग्रेजी में भी फोकस कहते हैं। इसको बड़ा वाला एफ से दिखाते हैं। ये फोकस होता क्या है इसको जानते हैं, पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दोनों हम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये एक अवतल बना दिए पहले और उसके बाद उत्तल बनाए हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये बिंदु ध्रुव P होता है, ये बिंदु वक्रता केंद्र C होता है, और ये जो P और C से सरल रेखा गुजरती है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इसमें भी सेम बात वैसे ही है, ध्रुव P वक्रता केंद्र C, इससे गुजरने वाली ये रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष। अब ये गोलीय दर्पण बन चुका है। इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद, तो प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर किरण को ला रहे हैं। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, ये ब्लू वाला लाइन क्या हुआ, प्रधान अक्ष। इसके समांतर एक किरण आ रही है, दर्पण पर जैसे ही पड़ेगी यहाँ टकराएगी तो परावर्तन की घटना होगी, तो यहाँ से टकरा करके किरण ऐसे जाएगी, तब प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर काट रही है ना, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस। एक और किरण प्रधान अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं, देखिए नीचे से, फिर टकराने के बाद ये किरण ऐसे जाएगी, तो ये किरण प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर काट रही है, उसी बिंदु पर, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। इसमें देखते हैं एक और किरण प्रधान अक्ष के समांतर इसमें लाते हैं, टकराने के बाद ये किरण ऐसे चल जाएगी, ये किरण तो प्रधान अक्ष को नहीं काटी। फिर एक और किरण प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे ला रहे हैं, फिर टकराने के बाद देखिए ये तो ऐसे चल जा रही है। ये दोनों किरणें प्रधान अक्ष को ऐसे कभी काट सकती है नहीं, क्योंकि इन दोनों किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ते जा रही है। प्रधान अक्ष की ओर ये तो कभी नहीं आ सकता है। देख लीजिए ध्यान से, टकराने के बाद किरणें ऐसे जा रही है, हम इसको बढ़ाते चल जाए पूरा जिंदगी भर बढ़ाते रहे, वो कभी काट पाएगी, ये नहीं काटेगी। तो क्या करते हैं हम इस स्थिति में, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें हैं, चाहे ये किरणें हैं, ये किरणें प्रधान इधर से दर्पण के पीछे से कहीं से आ रही हो। अगर हम इसको यहां से देखे हुआ तो हमको प्रतीत होगा कि किरण ऐसे आ रही है। कहां से आ रही है, देखिए ध्यान से, हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरण है यहां से निकल के आ रही है। फिर इस किरण के बारे में देखा जाए ऊपर से, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये भी किरण कहीं पीछे से ऐसे आ रही है। तो देखिए डेफिनेशन में भी थोड़ा हम फिर एक बार चलना चाहते हैं। लिखा है गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। देखिए भाई ये दोनों लाइन प्रधान अक्ष के समांतर चल रही है दोनों दर्पण में। आगे पढ़ते हैं। दर्पण से परावर्तित होने के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद, देखिए दर्पण से टकराती है ये, एक सेकंड इधर है, दर्पण पे दोनों जगह टकराती है, यहां भी दर्पण पे टकराती है, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद ये तो जा रही है इधर, ये भी जा रही है इधर। आगे पढ़ते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। तो देखिए यहां पर प्रधान अक्ष पर टकराने के बाद वास्तव में मिल रही है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, तो यहाँ पर भी फोकस बनेगा। या इसमें देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही है, किरण तो रियल वाली टकरा कर इधर चल गई है, इधर चल गई है, यहाँ पर जो किरण है वो प्रतीत हो रही है मिलती हुई, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे वह, अच्छा देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा एक सेकंड, ये जो किरण है वास्तव में टकरा करके ऐसे जाएगी, वो तो वक्रता केंद्र तक नहीं जाएगी। देखिए यहां पर
तो देखिए वो इसमें थोड़ा सा इमेज में एरर था। ये जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण तो आ रही है, टकरा करके इधर जा रही है, जाएगी। टकराने के बाद जो किरण जा रही है ये इसको कभी नहीं काटेगी इधर, तो हम पीछे इसको डैश डैश से मिलाते हैं कि ये किरणें कहाँ पर काट रही है। देखिए ध्यान से, इस किरण को यहाँ पर मिला रहे हैं, फिर इस किरण को भी यहाँ पर मिला रहे हैं। तो ये परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, चाहे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, वह फोकस कहते हैं। तो इस वाले अवतल दर्पण में जो किरण है वो वास्तव में काट रही है, चाहे वास्तव में मिल रही है। यहाँ पर क्या है, प्रधान अक्ष के बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है और इसका जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि इसमें जो परावर्तित किरण है वास्तव में काट रही है प्रधान अक्ष को, इसमें हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे इस प्रकार से मिलाएंगे तो फोकस बनेगा। तो याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है उसका जो फोकस होता है, अवतल दर्पण का फोकस वो कैसा होता है, वह वास्तविक। और जो इसका उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस वो कैसा होता है, तो ये होता है काल्पनिक, यानी अंग्रेजी में कहें तो इमेजिनरी, और ये होता है रियल। फोकस को बड़ा वाला एफ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो देख लेते हैं। यह फोकस दूरी, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसको छोटा वाला एफ से दिखाते हैं। इसका डेफिनेशन लिखा है कि ध्रुव P एवं फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए इसी आकृति में दिखा देते हैं। ध्रुव P और फोकस F के बीच के जो ये दूरी है, यहां से यहां तक की ध्रुव P और फोकस F के जो बीच की दूरी है, इसी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसको दिखाते हैं छोटा वाला F से। इसमें भी बात करें तो ये ध्रुव P से लेकर के फोकस F तक के जो दूरी है उसको कहते हैं फोकस दूरी। और ये जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वह आधी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या होती है जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी इतना बड़ी होती है, इसका क्या होता है आधा। इसमें भी वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, इसके क्या होता है, ये आधा होता है। तो यहीं पे एक सूत्र लिखा गया है कि जो फोकस दूरी है वो r/2 के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सूत्र भी याद रखना है आप लोगों को ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्वारक, यानी द्वारक क्या होता है, जिसको एपर्चर कहते हैं अंग्रेजी में। तो लिखा है परावर्तक सतह के कुल दूरी को द्वारक कहते हैं। परावर्तक सतह क्या हुआ, बताए थे कि जहां से प्रकाश की किरण पड़े टकरा कर वापस चली जाए, मतलब जितना दूर के सतह जहां पर परावर्तन की घटनाएं होती है उसी सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। और इसकी जो कुल दूरी होती है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये सब संपूर्ण दूरी क्या कहलाती है, तो परावर्तक द्वारक कहलाती है। यहाँ पर परावर्तक सतह की दूरी को क्या कहते हैं, द्वारक। यहां से भी लेकर के यहां तक की टोटल दूरी क्या कहलाएगी, द्वारक। तो परावर्तक सतह जितना भी होता है उसके कुल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा अंग्रेजी में एपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। ये एक पॉइंट हेडिंग डाला गया है, नोट करके इसको लिखिएगा कि कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी वस्तु, माने वस्तु का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, तो बिंदु साइज का छोटा सा वस्तु होना चाहिए, के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थिति ज्ञात करना है तो हमको कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होगी, यानी एक किरण की सहायता से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर एक समतल दर्पण हम ले लिए। समतल दर्पण के सामने एक बिंदु साइज का वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकल करके इस दर्पण पर आएगी, तो इस दर्पण पर अगर ये किरण लंबवत पड़ रही है तो टकरा कर पुनः इधर ही चली जाएगी। तो हम कल्पना करेंगे कि ये जो किरण है ये पीछे डैश डैश करके इधर हम ला रहे हैं, तो एक परावर्तित किरण आई, ठीक। एक और किरण ला रहे हैं हम यहां से ऐसे,
ये भी परावर्तन के बाद ऐसी चली जाएगी। इसको कल्पना करेंगे कि पीछे इस प्रकार से डैश डैश करके आ रही है, तो ये दोनों बिंदुएं जहां पर एक दूसरे को काट रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, और इसी से हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा वस्तु और ये हो जाएगा प्रतिबिंब। ये क्या हो जाएगा वह प्रतिबिंब। तो एक किरण, अब एक किरण इसे कहां तक चलती चल जाएगी, पता चलेगा कहां काट रही है? नहीं। चाहे कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? नहीं। कम से कम हमको दो किरण चाहिए, दोनों किरण जहां एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या बनेगा वह वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको कम से कम दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। अधिक से अधिक जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो चाहिए। तब तक आज के लिए इतना ही।